हेलो एवरीवन। इस वीडियो क्लिप में मैं कक्षा 11 के छात्रों के लिए समुच्चय यानी सेट के बारे में बताने जा रहा हूं। समुच्चय यानी सेट क्या होता है, सुन लीजिए इसकी परिभाषा। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं, यानी वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड सेट। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित माने जिसकी परिभाषा दे सके, जिसको आप एक शब्द या एक वाक्य के रूप में लिख सके, सुपरिभाषित उसको कहेंगे। सुपरिभाषित माने सुपरिभाषित, जिसकी परिभाषा दी जा सके, अर्थात जिसको एक शब्द या एक वाक्य के रूप में लिखा जा सके। आगे बताऊंगा मैं कैसे लिखा जा सकता है। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। किसी भी समुच्चय को हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स जैसे ABCXYZ द्वारा क्या करते हैं, निरूपित करते हैं किसी भी समुच्चय को। अब मैंने कहा था कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को, सुपरिभाषित जिसकी परिभाषा आप दे सकें, जिसको आप एक वाक्य के रूप में लिखें। जैसे यहां पर देख लीजिए, मैंने समुच्चय ए दे रखा है। ए बराबर लिखा हुआ है मैंने AEIOU। देख लीजिए ये समुच्चय हो गया। और जो ये AEIOU है वो इस समुच्चय के क्या होते हैं, अवयव। इस समुच्चय के क्या कहते हैं, इनको अवयव या एलिमेंट्स। ये AEIOU ये समुच्चय ए के एलिमेंट्स हैं, अवयव हैं। तो समुच्चय ध्यान रहे, समुच्चय लिखते समय जो अवयव हैं, अवयवों को मंझले कोष्ठ में रखते हैं। ना तो इनको छोटे कोष्ठक में रखना है, न ही इनको बड़े कोष्ठक में रखना है, मंझले कोष्ठक में रखना है। तो ये जो है समुच्चय ए हो गया और ये इसके अवयव हो गए AEIOU। अब मैं बात कर रहा था कि परिभाषित, सुपरिभाषित ये क्या है, क्या है ये? तो देख लीजिए, ये हैं आपके अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। तो इनको हम एक वाक्य में हम इनको कह सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, इसलिए ये सुपरिभाषित हैं। या बी बराबर है, यहां पर लिखे 1 2 3 4 ... 9 10। ये बी क्या है, इसको क्या कह सकते हैं हम? ये जो है आप प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं हैं। ये देखो, इसको क्या वाक्य, एक वाक्य में क्या कह सकते हैं इनको? प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं, या 10 या 10 से कम की प्राकृत संख्याएं कह सकते हैं इसको। या यूं कह दीजिए 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याएं। एक समुच्चय सी दे रखा मैंने, नेहरू, शास्त्री, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। देख लीजिए, ये भी सुपरिभाषित है। ये कौन व्यक्ति हैं? ये भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ये भारत के क्या रह चुके हैं? प्रधानमंत्री। तो हम इनको कह सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री, इसलिए ये भी परिभाषित है। डी, राम, श्याम, मोहन, ये क्या है? ये कुछ लड़कों के नाम हैं, कुछ लड़कों के नाम हैं, सुपरिभाषित है। एक समुच्चय ई दे रखा मैंने, सेब, पपीता, आम, केला, क्या है ये कुछ फल हैं। ये कुछ क्या है? फल है। ये सारे के सारे परिभाषित हैं। परिभाषित कैसे हैं? इनको हम एक वाक्य या एक शब्द के रूप में इनको कह सकते हैं। अब मैं एफ देख लीजिए, एफ और जी पर विचार कीजिए। गाय, मकान, स्कूल और राम। अब यहां देख लीजिए, इनको आप क्या कहेंगे? गाय, गाय अलग चीज हुई, मकान अलग चीज है, स्कूल अलग चीज है, और राम ये एक लड़के का नाम है। अब देखिए, यहां पर भी ये अवयव हैं, इसके एफ के अवयव हैं, ये गाय, मकान, स्कूल और राम। पर आप इसको एक वाक्य के रूप में क्या कहेंगे कि ये क्या है? जैसे आपने कहा यहां पर ये फल हैं, ये कुछ लड़कों के नाम हैं, ये भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, और ये जो है आपका 10 या 10 से छोटी प्राकृत संख्याएं हैं। लेकिन इनको क्या नाम देंगे? गाय, मकान, स्कूल, ये बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। तो ये समुच्चय नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये सुपरिभाषित
नहीं है। इसकी परिभाषा हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये किसी एक समूह में तो आते ही नहीं है। गाय अलग चीज हुई, मकान अलग चीज हुआ, स्कूल अलग चीज है, राम अलग चीज है। तो ये क्या है, ये इस प्रकार से समुच्चय नहीं होगा क्योंकि इसको हम एक नाम नहीं दे पा रहे हैं। इसी प्रकार से कुछ अलग टाइप का जी देख लीजिए, एक समुच्चय जी। भारत के 5 सर्वश्रेष्ठ लेखक। अब भाई भारत के 5 सर्वश्रेष्ठ लेखक किसको बोलेंगे आप? सर्वश्रेष्ठ किसको बोलेंगे? आप जो है प्रेमचंद्र को सर्वश्रेष्ठ बोलेंगे या आप रामचंद्र शुक्ल को सर्वश्रेष्ठ बोलेंगे? ये कहना मुश्किल है कि कौन जो है श्रेष्ठ तो होते हैं सब, लेकिन सर्वश्रेष्ठ। अब हम कह दें, जैसे एक समुच्चय कह दें कि भारत का सबसे अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी। अब भारत का सबसे अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी किसको कहेंगे आप? कौन है भारत का सबसे अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी? ये कहना बड़ा मुश्किल है कि आप धोनी को कहेंगे या सचिन तेंदुलकर को कहेंगे या विराट कोहली को कहेंगे या सुनील गावस्कर को कहेंगे या कपिल देव को कहेंगे। तो ये अपने अपने क्षेत्र में और अपने अपने समय में महान थे, इसलिए इनको एक नाम, किसी एक का नाम कहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए ये भी समुच्चय की श्रेणी में नहीं, जहां पर आपको संशय हो जाए वहां पर वो समुच्चय की श्रेणी में नहीं आएंगे। तो न तो ये समुच्चय है और न तो ये समुच्चय है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने ये बहुत सारे समुच्चय लिखे। मैंने कहा ये इनके क्या कहलाए, अवयव, एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स को जो है आप मंझले कोष्ठक में रखेंगे। अब कुछ और भी विशेष प्रकार के समुच्चय हैं, यहाँ पर देख लीजिए कुछ विशेष समुच्चय। जैसे एन, एक समुच्चय को कहते हैं एन। एन क्या चीज होता है? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याएं कौन होती हैं? 1, 2, 3, 4 एंड डॉट डॉट सो ऑन। तो इनको प्राकृतिक संख्याओं का क्या कहते हैं? समुच्चय एन। एन का मतलब हुआ ये अवयव है उसमें। जेड, पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांक कौन है? देख लीजिए, पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। धन पूर्णांक भी होते हैं, ऋण पूर्णांक भी होते हैं और जीरो। तो देख लीजिए ये मैंने कैसे लिखा है, मंझले कोष्ठ में पहले डॉट डॉट लिखा, फिर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड डॉट डॉट। तो ये देखिए ये सारे के सारे आपके क्या पूर्णांक हैं। ये धन पूर्णांक है, इधर ऋण पूर्णांक है और बीच में शून्य। इसी प्रकार से एक समुच्चय है आपका जेड प्लस। जेड प्लस, ये जेड है, ये जेड प्लस माने धन पूर्णांकों का समुच्चय। धन पूर्णांक ये है, देख लीजिए यहाँ पर ये वाले धन पूर्णांक है 1, 2, 3 एंड डॉट डॉट सो ऑन। या जेड माइनस ऋण पूर्णांकों का समुच्चय, तो ये ऋण पूर्णांक है आपके, देख लीजिए -1, -2, -3, ये ऋण पूर्णांकों का समुच्चय है। इनको मंझले कोष्ठ में है। क्यू, क्यू होता है परिमेय संख्याओं का समुच्चय। आपने जो है हाई स्कूल में परिमेय संख्याएं पढ़ी हैं, जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q इज नॉट, P और Q परस्पर अविभाज्य हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे माना 2 परिमेय संख्या है, 0 परिमेय संख्या है, ऋण 3 परिमेय संख्या है, 5/7 परिमेय संख्या है, 2.13 परिमेय संख्या है। इस प्रकार से बहुत सारी परिमेय संख्याएं हैं। और सबसे बड़ा होता है इनमें R। R जो है तो ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याएं, अब मैं जरा आपको इससे बता कि वास्तविक संख्याएं देख लीजिए, जरा आपको थोड़ा आपका ध्यान इस तरफ ले जाना चाहूंगा कि ये वास्तविक संख्याएं, जितनी संख्याएं आप आज तक जानते हैं वो सभी वास्तविक हैं। सिर्फ हो सकता है आप काल्पनिक जानते हो, अगर आपने सिरधराचार्य सूत्र का प्रयोग किया हो तो वहां पर आपकी अधिकल्पित या काल्पनिक संख्याएं आती हैं। ये काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? जब वर्गमूल के अंदर, जैसे वर्गमूल का चिन्ह है और अगर इसके अंदर ऋण चिन्ह आ जाए तो इसका मान निकालना संभव नहीं होता है। देखो वर्गमूल ऋण 4, अब वर्गमूल ऋण 4 का मान आप नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? देख लीजिए, आप ऐसा मत बोलना कि वर्गमूल ऋण 4 का मान ऋण 2 होता है, ऐसा नहीं है। देखिए ऋण 2 का वर्ग भी जो है आपका 4 होता है और 2 का वर्ग भी आपका 4 होता है। धन 2 का वर्ग भी 4 और ऋण 2 का वर्ग भी 4 होता है, अर्थात 4 के 2 वर्गमूल हो गए, यानी वर्गमूल 4 बराबर हो गया धन ऋण 2, यानी 4 के 2 वर्गमूल हो गए, एक धन 2 और एक ऋण 2, ये 4 के वर्गमूल हो गए। लेकिन
आप ये बताइए कि जो ये ऋण 4 है ये किसका वर्ग होता है? वर्ग का मतलब, वर्गमूल का मतलब दो समान संख्याओं का गुणनफल। और याद रखिए ये जरूर 4 दो समान संख्याओं का गुणनफल है कि 2 गुणा 2, लेकिन ऋण 2 समान चिन्हों का गुणनफल नहीं होता है। ऋण तो एक धन और एक ऋण का गुणा होता है। तो दो, इसलिए इसको कहते हैं काल्पनिक। इसका मान आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऋण 4 किसी का वर्ग होता ही नहीं है। आप ये मत बोलो कि ऋण 4 ऋण 2 का वर्ग होता है। ऋण 2 का वर्ग तो 4 होता है, धन 4 होता है। क्यों होता है? ऋण 2 गुणा ऋण 2। तो ये देखिए ये बराबर हो गया ऋण ऋण का धन, तो 2 दूना 4 हो गया। तो ऋण 2 गुणा ऋण 2 ये बराबर आपका हो गया 4। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये जो है आपकी जो है इस प्रकार से, तो ये जो वर्गमूल के अंदर नेगेटिव नंबर आते हैं ये काल्पनिक संख्याएं हो जाएंगी, और बाकी जितनी भी आप जानते हैं वो सब के सब क्या हैं? वास्तविक संख्याएं। तो एक जो है आपका जो है समुच्चय है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है एक, ये वास्तविक, ये आपका। अब आपको जो देख लीजिए इसमें मैं जो हूँ आपको ये कुछ जो है ये मैंने भी इनको ध्यान रखना आपने। n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। ये प्राकृत संख्याएं कौन है? जड़ पूर्णांकों का समुच्चय है। ये पूर्णांक हैं, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, ये मैंने यहाँ पर भी ये बता दिए। q को जो है परमेय संख्याओं का समुच्चय, q प्लस और q माइनस भी हो सकता है। धन परमेय संख्याएं, ऋण परमेय संख्याएं, r वास्तविक रियल नंबर का समुच्चय होता है। ये भी r प्लस भी हो सकता है, r माइनस भी। अब जरा मैंने इसमें कुछ संकेतों के बारे में बताना आपको। संकेत जैसे ये देख लीजिए, ये ऐसा लग रखा है, ये सी की तरह बन रखा है, इसके बीच में एक डंडी आ रखी है। ये सी क्या, ये चिन्ह किस चीज का है? इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, यानी इसको हिंदी में कहेंगे का अवयव है। बिलोंग माने संबंध रखना, संबंधित है। जैसे आप हैं तो आप अपने परिवार से संबंधित हैं, तो आपको कह सकते हैं कि आप जो हैं बिलोंग्स टू योर फैमिली, यू बिलोंग्स टू योर फैमिली। तो ये बिलोंग्स टू का चिन्ह माने का अवयव है, यह का अवयव है। और अगर इसको हम ऐसे तिरछे में काटते हैं तो डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी का अवयव नहीं है। एक एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल फॉर इजी लिखते हैं। एग्जाम्पल फॉर को क्या लिखते हैं? इजी। तो देखो यहाँ पर मैंने एक समुच्चय ले रखा ए बराबर उसके अवयव ले रखे हैं ए बी ई एफ। ये 4 अवयव ले रखे हैं ए बी ई एफ। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये देखो मैंने कहा था ये समुच्चय है और ये उसके अवयव हैं। तो देखो ये ए इस ए का अवयव है, ये स्मॉल ए ये इस समुच्चय ए का अवयव है। इसको लिखेंगे ए बिलोंग्स टू ए। ये बी समुच्चय ए का अवयव है तो बी बिलोंग्स टू ए। लेकिन यहां पर लिखा मैंने सी भी है, यहां पर सी नहीं है, तो सी समुच्चय ए का अवयव नहीं है, तो सी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी सी ए का अवयव नहीं है। इस प्रकार से देखना है, जो इसमें होगा वो ये पहले अवयव होगा तब बिलोंग्स टू ए। तो आप जो है ये ए जो है समुच्चय ए का अवयव है, बी भी दिखाई दे रहा है समुच्चय ए का अवयव है, लेकिन सी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर हम ई की बात करेंगे तो ई बिलोंग्स टू ए, एफ बिलोंग्स टू ए, जी अगर जी की बात करें तो जी नहीं है, जी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ऐसा चिन्ह आएगा। तो इस प्रकार से आपने इनको भी ध्यान रखना है कि कौन सा जो है। इसके अलावा देखिए एक आध चिन्ह और है यहाँ पर, जैसे ये अनुपात का जैसे चिन्ह बना हुआ है, इसको यहाँ पर जो है सेट थ्योरी, ये समुच्चय सिद्धांत है, सेट थ्योरी है ये, इसको कहते हैं सच दैट। ये किसका चिन्ह है? सच दैट। यहाँ पर अनुपात नहीं बोलेंगे, ये सच दैट। सच दैट का अर्थ होता है ऐसा है कि, क्या? सच दैट ऐसा है कि। एक चिन्ह देख लीजिए, ये चिन्ह बन रखा है, ये भी जैसा बन रखा और इसको काट रखा है, ये चिन्ह है फॉर ऑल, यानी सभी के लिए, फॉर ऑल जैसे इसका हिंदी अंग्रेजी में। और एक चिन्ह है, देखिए ये वाला, ये बराबर है और उस पर तीर का चिन्ह लगा रखा है हमने। ये देखिए ये बराबर है यहाँ पर, और बराबर के आगे तीर का चिन्ह लगा रखा है, ये है, इसको कहते हैं इम्प्लाइज दैट। इम्प्लाइज दैट यानी सूचित करता है, यानी क्या सूचना दे रहा है वो,
इम्प्लाइज दैट का चिन्ह है ये। तो जैसे जैसे आगे आएंगे और चिन्ह वैसे वैसे हम इनको बताते जाएंगे। अब हमने समुच्चयों के बारे में। अब समुच्चयों को निरूपित करने की विधियां, यानी समुच्चयों को कैसे बताया जा सकता है। समुच्चयों को निरूपित करने की दो विधियां हैं। पहली विधि है रोस्टर या सारणीबद्ध, यानी सूची विधि भी कहते हैं इसको। रोस्टर विधि भी कहते हैं, सारणीबद्ध भी कहते हैं, या सूची विधि कहते हैं। पहली विधि तो ये है। और दूसरी विधि है समुच्चय निर्माण। समुच्चय निर्माण या गुण प्रकटीकरण विधि। ये गुणों को प्रकट करती है, गुण प्रकटीकरण विधि। अब देख लीजिए रोस्टर विधि में क्या होता है। रोस्टर या सारणी विधि में क्या होता है कि समुच्चय के जो ये अवयव है ना, इनको एक मंझले कोष्ठ में को बीच में कॉमा कॉमा करके लिख दिया जाता है। ये सूची बन गई आपकी। जैसे हम लिखते हैं कि रोल नंबर 1 कॉमा रोल नंबर 2 कॉमा रोल नंबर 3, इस प्रकार से लिखते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, आपका एक सूची बन जाएगी आपकी। तो ए बराबर हो गया AEIOU, इनके बीच में कॉमा कॉमा रखकर मंझला कोष्ठ में ये सूची बन गई आपकी। इसको रोस्टर विधि भी कहते हैं, सारणीबद्ध, ये सारणी बन गई। या इस प्रकार से B 2 3 4 5 6, देख लीजिए इनको भी हमने मंझले कोष्ठ में रखा कॉमा, ये एक सूची बन गई, एक रोस्टर है ये। C 1 4, C बराबर है 1 4 9 16 25 डॉट डॉट। तो देख लीजिए ये भी जो है क्या बन गई, एक सूची बन गई, एक जो है आपका रोस्टर, एक सारणी बन गई। डी में लिखा है UK उत्तराखंड, UP उत्तर प्रदेश, MP मध्य प्रदेश, HP हिमाचल प्रदेश, J&K और डॉट डॉट। तो देख लीजिए हमने ये जो है हमारे कुछ राज्यों के नाम हैं, तो हमने जो है इनको मंझले कोष्ठ में रखा हुआ है और ये कॉमा कॉमा करके रखा हुआ है, उनके नाम लिख करके कॉमा कॉमा करके। ये भी आपकी क्या है, सूची विधि है, यानी रोस्टर विधि है। ई गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, देख लीजिए ये भी अवयव हैं, कॉमा कॉमा करके हमने इनको रखा हुआ है। ये सूची यानी रोस्टर विधि है, मंझले कोष्ठ में हमने इनको रखा हुआ है। तो इस प्रकार से अगर आप जो हैं किसी समुच्चय के अवयवों को आप जो है मंझले कोष्ठ के अंदर कॉमा कॉमा करके रखते हैं, तो ये जो विधि कहलाएगी रोस्टर या सारणी या सूची विधि कहलाएगी आपकी। अब दूसरा क्या होता है, समुच्चय निर्माण या गुण प्रकटीकरण विधि। समुच्चय निर्माण या गुण प्रकटीकरण कह रहा हूं, जो गुण बताता है। अब गुण क्या बताता है, देख लीजिए यहां पर ये ए। अब इसको देखने मैंने क्या लिखा है, ये ए क्या है, देख लीजिए ये पहले भी आया है, ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। ये देखिए इनका क्या गुण है, ये अंग्रेजी वर्णमाला प्रत्येक, ये भी अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, ये भी अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, ये भी अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, ये सब अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। तो इनको लिखा कैसे जाता है, देख लीजिए इसको लिखा मैंने यहाँ पर, ए को क्या लिखा, एक्स सच दैट, ये सच दैट का चिन्ह, सच दैट का मैंने अर्थ बताया था, ऐसा है कि, एक्स सच दैट यानी एक्स ऐसा है कि। अब ऐसा है कि जैसे आप बोलेंगे तो आपके दिमाग में एक बात आएगी कि कैसा है। अगर आपके दिमाग में सच दैट माने ऐसा है कि बोलेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि ऐसा है कि माने कैसा है। तो कैसा है, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, एक्स अंग्रेजी। अब आप बोलेंगे एक्स कौन है, जैसे हम जनरली भाषा में बोलते हैं भाई XYZ कोई भी आ जाए, XYZ कहते हैं कि भाई XYZ कोई भी आए। यहां पर भी एक्स क्या है, ये प्रत्येक अवयव एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। जैसे हम कहते हैं XYZ कोई भी, तो XYZ माने ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, सब एक्स है। तो इसलिए आप ये मत बोलना कि एक्स कहां से आया, एक्स माने इन सब को हमने क्या नाम दिया, एक्स दिया नाम। तो एक्स सच दैट यानी एक्स ऐसा है कि, कैसा है, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो देख लीजिए आपका संतुष्ट कर दिया, ये भाई अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, ये इसका गुण हो गया, इसको समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं। बी देख लीजिए आपका 2 3 4 5 6। पहले आपको ये जानना है ये क्या है,
ये प्राकृत संख्याएं हैं। ये क्या है? प्राकृत संख्याएं हैं। लेकिन क्या है? प्राकृत संख्याएं तो बहुत होती हैं। ये 2 के बराबर है या 2 से बड़ी हैं और 6 के बराबर हैं या 6 से छोटी हैं। यानी 2 से लेकर के और 6 तक की प्राकृत संख्याएं हैं ये। अब लिखेंगे कैसे इनको? देखो, इसमें भी हम प्रत्येक को क्या समझेंगे कि प्रत्येक x है, XYZ जिसको मैं बोल रहा हूं, तो प्रत्येक x है। तो क्या लिखेंगे यहां पर? x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। ये देखो, ये प्रत्येक जो है, आप बोलेंगे आप एक क्यों बोल रहे हैं? एक माने मैं प्रत्येक के लिए अलग अलग बोल रहा हूं, चाहे इसके लिए बोल रहा हूं, चाहे इसके लिए बोल रहा हूं, चाहे इसके लिए, तो प्रत्येक एक है, एक प्राकृत संख्या है। अब इतनी से ही हमारा काम पूरा नहीं हुआ कि हम बोलेंगे कि x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। तो कोई बोलेगा कि अगर एक भी प्राकृत संख्या है तो वो तो इसमें है ही नहीं। तो यहां पर मैंने क्या लिखा है आगे कॉमा करके? देखिए, ये है आपका x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। देखो, x को 2 और 6 के बीच में लिखा। देखिए, अगर इस 6 को आप छोड़ दें तो इसका मतलब हुआ कि 2 छोटा है, ये छोटे का चिन्ह है, या बराबर है x के, या x के सापेक्ष बोलेंगे कि x बड़ा है या बराबर है 2। तो देखो, x या तो बराबर है या बड़ा है 2 से। तो ये सारी संख्याएं 2 के बराबर है या 2 से बड़ी हैं। और दूसरी बात क्या है? x छोटा है यानी और बराबर है 6। तो देखो, x 6 के बराबर है, देखो सबसे बड़ी ये है, 6 के बराबर है या 6 से छोटी, यानी ये संख्याएं 2 या 2 से बड़ी हैं और 6 या 6 से छोटी हैं। तो इनको ऐसे लिखेंगे, x लाइज बिटवीन 2 and 6। x जो है 2 के बराबर है या बड़ी है, 2 है, और 6 के बराबर या 6 से छोटी है। तो इसको इस प्रकार से पूरा तब परिभाषित हो जाए, तब बाकी संख्याएं नहीं आएंगी इसमें। सी देख लीजिए, 1 4 9 16 25 डॉट डॉट। अब पहले इनको ध्यान दीजिए, 1 4, ये देख लीजिए, ये प्राकृत संख्याओं के वर्ग हैं। देखिए, ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, डॉट डॉट। तो कैसे लिखेंगे? अब आपको एक इनकी पर वो तो पता चल गया कि ये प्राकृत संख्याओं के वर्ग हैं। प्राकृत डॉट डॉट आगे भी हैं। तो देख लीजिए, मैंने क्या लिखा सीधे, x सच दैट x बराबर लिखा n स्क्वायर। यहां पर नहीं, ये नहीं लिखा मैंने लंबी भाषा में कि प्राकृत संख्याओं के वर्ग हैं, ऐसा नहीं लिखा। x बराबर मैंने लिख दिया n स्क्वायर और n बिलोंग्स टू n। n, ये कैपिटल n को मैंने अभी क्या बोला था, पिछले अभी पीछे बताया, ये n क्या होता है? ये नेचुरल नंबर का समुच्चय होता है, यानी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो यहां पर देखिए, x बराबर n स्क्वायर, ये देखो n कोई संख्या है उनका वर्ग, और ये n क्या है? प्राकृत संख्या है। n बिलोंग्स टू कैपिटल N, कैपिटल या n याद रखिए, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। अब प्राकृत संख्याएं होते हैं 1 2 3 4 इत्यादि। तो x का मान है 1 का वर्ग या 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग आता जाएगा। और ये n बिलोंग्स टू n, ये n क्या है? बोले प्राकृत संख्या है। तो इस प्रकार से आप भाषा में लिख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में लिख दिया मैंने। चौथा देख लीजिए, डी, यूके, यूपी, एमपी, एचपी, ये भारत के राज्य हैं। तो यहां पर मैंने सीधे लिख दिए, एक्स सच दैट एक्स भारत का एक राज्य है। अब कोई भी राज्य है, इसमें मैंने डॉट डॉट रखा हुआ है, अन्य राज्य भी इसमें आ जाएंगे। ये भी एक राज्य है, ये भी एक राज्य है, ये भी एक राज्य है, ये भी एक राज्य है। इसी प्रकार से ई देख लीजिए, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, क्या है ये हमारे पालतू पशु हैं। क्या है? ये पालतू पशु हैं जिनको हम घर में पालते हैं। तो क्या लिखा मैंने? ई बराबर एक्स सच दैट एक्स एक पालतू पशु है। तो ये भी पालतू पशु है, ये भी पालतू पशु है, ये भी पालतू। तो इस प्रकार से इसको कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि या गुण प्रकटीकरण विधि। तो इनको ध्यान से देखना है कि किस प्रकार से आपको जो है, क्योंकि जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपका हो सकता है कि रोस्टर विधि में दिया हुआ हो और कहा गया हो कि इसको आप जो है समुच्चय निर्माण विधि में लिखें, या समुच्चय निर्माण विधि में प्रश्न दिया हो और कहा गया उसको रोस्टर में। तो जैसे ये आपका रोस्टर विधि में लिखा है, तो इसको मैंने समुच्चय निर्माण विधि में लिख दिया। अगर उसने समुच्चय निर्माण विधि में दे रखा हो तो आप उसको रोस्टर विधि में ये लिख देंगे, यानी इसका ये रोस्टर है और ये समुच्चय निर्माण है। अब देख लीजिए, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये कह रहा है
समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 का हल रोस्टर रूप में लिखिए। किस रूप में लिखना है? रोस्टर रूप में लिखना है। तो पहले तो हम इसका हल निकालेंगे। रोस्टर रूप मानी ये ऊपर क्या है, जैसे ये अवयव है तो रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे, ये देखिए पहले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज इसके गुणनखंड करेंगे। अब देखो ये आपने हाई स्कूल में पढ़ा है, ये द्विघातीय त्रिपद है। द्विघातीय त्रिपद है तो दो के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर क्या है, यहाँ पर कोई अंक नहीं है मानी 1 है। तो दो के ऐसे दो गुणनखंड जिनका अंतर 1 है वो कौन होते हैं? 2 और 1। 2 और 1 का अंतर कितना होता है? यहाँ पर कोई अंक नहीं मानी 1 है, यहाँ पर x मानी 1x है यहाँ पर। तो दो के ऐसे दो गुणनखंड जिनका अंतर 1 है वो 2 और 1 है। 2 और 1 का अंतर 1 होता है। तो उसमें क्या करना है, अब अंतर 1 है, धन 1 है, बल्कि अंतर क्या है यहाँ पर? धन 1। अब अंतर धन 1 कब होगा? जब बड़ी वाली संख्या धन होगी और छोटी वाली ऋण होगी। तो सीधे मैंने यहाँ पर शॉर्ट गुणनखंड कर दिए। बड़ी वाली देखो एक x के साथ बड़ी वाली धन लिख दिया और छोटी वाली को ऋण लिख दिया। तो x धन 2 x ऋण 2 इसका गुणांक देखिए, अगर आप गुणा करके देखेंगे तो x इस x का x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, फिर x का ऋण 1 से गुणा करेंगे ऋण x, और धन 2 का x से करेंगे तो धन 2x, तो 2x ऋण x धन x होता है और 2 का ऋण 1 से ऋण 2 होता है। तो ये गुणनखंड करने का सरल शॉर्ट तरीका है कि इसके ऐसे दो गुणनखंड जिनका अंतर ऋण चिन्ह है, ये देख लीजिए इसका चिन्ह ऋण है माने अंतर कितना होना चाहिए? धन 1। तो अंतर 2 और 1 है, और धन अंतर तब होगा जब बड़ी वाली धन हो गया। तो इसका गुणनखंड x धन 2 हो गया, x ऋण 1 हो गया बराबर 0। अब देख लीजिए ये दो संख्या एक ये है एक ये है, इनका गुणनफल 0 है। तो इनका गुणनफल 0 कब होगा? जिनमें देखो दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा 0 तब होता है जब उनमें कम से कम एक संख्या 0 हो। तो या तो ये 0 होगी या तो ये 0 होगी। यदि ये 0 है, x धन 2 0 है तो x बराबर ऋण 2 हो गया, और अगर x ऋण 1 0 है तो x बराबर 1 हो गया। तो यानी x के दो मान हो गए ऋण 2 और 1 धन 1। तो हल कैसे लिखेंगे? रोस्टर विधि से इनको हल करना है। तो रोस्टर विधि में हम ऐसा करते हैं, अवयवों को मंझले कोष्ठ में रखते हैं और उनको कॉमा करके, तो ऋण 2 1 इनको आगे और पीछे लिखने से कोई अंतर नहीं पड़ता। आप 1 और ऋण 2 भी लिख सकते थे, बीच में कॉमा करके आपने इनको लिखना है आपने। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। समुच्चय देखिए, ये समुच्चय निर्माण विधि में लिखा है, x सच दैट x एक धन पूर्णांक है और x स्क्वायर इज लेस देन 40 को रोस्टर विधि में लिखिए। मैंने अभी कहा था ना कि आपको जो है ये किस रूप में दे रखा है, ये दे रखा आपका समुच्चय निर्माण विधि में x और आपने लिखना उसको रोस्टर विधि में। तो पहले इसको समझो, x सच दैट x ऐसा है कि कैसा है, x एक धन पूर्णांक है, x एक धन पूर्णांक है। अब धन पूर्णांक कौन होते हैं? 1 2 3 4 5 6। एक चीज और लिखी है उसने, x स्क्वायर इज लेस देन 40, यानी उन धन पूर्णांकों का जो वर्ग है वो 40 से कम होना चाहिए। यानी x क्या होना चाहिए? पूर्णांक भी होना चाहिए और उसका वर्ग 40 से कम होना चाहिए। ये दो चीजें देख लीजिए, x सच दैट x एक धन पूर्णांक है और x माने धन पूर्णांक, तो धन पूर्णांक तो 1 2 3 4 और असंख्य चले जाएंगे। लेकिन एक और शर्त भी है कि x स्क्वायर यानी उन धन पूर्णांकों का वर्ग x स्क्वायर इज लेस देन 40 होना चाहिए, 40 से कम होना चाहिए। तो देख लीजिए 40 से कम किस किस का वर्ग होता है आपका, देख लीजिए मैंने यहाँ पर हल लिख दिया रोस्टर विधि में। 1 का वर्ग जो है 40 से कम होता है, 2 का वर्ग 4 होता है 40 से कम, 3 का वर्ग 4 का वर्ग 5 का वर्ग 6 का वर्ग 36 हो गया, ये भी 40 से कम। लेकिन 7 नहीं आएगा इसमें, क्योंकि 7 का वर्ग 49 होता है, वो 40 से कम नहीं होता है। तो क्या आ जाएंगे इसमें? 1 2 3 4 5 6। तो देख लीजिए ये हमने जो है ये आपका जो है ये समुच्चय निर्माण विधि में लिखा हुआ था, इसको हमने रोस्टर विधि में लिख दिया। इसका ध्यान से जो आपने देखना है। और एक सवाल और है एग्जाम्पल, समुच्चय देख लीजिए यहाँ पर देखिए 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 और 6/7 को समुच्चय निर्माण रूप में लिख दीजिए। अब ये देख लीजिए ये रोस्टर विधि में लिखे हुए हैं।
कॉमा कॉमा करके लिखे हुए रोस्टर विधि में। तो इसको समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखेंगे, पहले आपने समझना है। देखो अंश क्या है इनके, 1 2 3 4 5 6 यानी प्राकृत संख्याएं हैं, 6 तक की प्राकृत संख्याएं हैं। और उनके हर देख लीजिए अंश से 1 ज़्यादा है, 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 5, 5 का 6, 6 का 7। तो कैसे लिखेंगे इनको, देखो यहाँ पर रोस्टर विधि में लिख दिया x सच दैट x का मान कितना है। अगर हम इनको n लिख दें, प्राकृत संख्याएं स्मॉल n लिख दें, अगर ये n है तो बट्टे में हो जाएगा n+1 यानी उससे 1 अधिक है। तो x सच दैट x ऐसा है कि कैसा है, x बराबर n/n+1 यानी ये ऊपर वाली से नीचे वाली 1 ज़्यादा है। और एक चीज़ यहाँ पर देखें, एक और चीज़ है, n बिलोंग्स टू n, एक और चीज़ है ये प्राकृतिक संख्याएं भी हैं, ये 1 2 3 4 5 6 प्राकृतिक संख्याएं हैं। और तीसरी चीज़ भी है n इज लेस देन इक्वल टू 6। ये देखो n का मान जो है 6 के बराबर है या 6 से अधिक है। देख लीजिए n ये अंश है, भले आप बोलेंगे 7 है लेकिन ये n+1 है क्या, तो n का मान जो है 6 के बराबर छोटा है या 6 के बराबर है। तो 3 चीज़ें आ गई, x दैट x बराबर n/n+1, 1 बटे ये देखो इनके बटे में 1 ज़्यादा है, n बिलोंग्स टू n यानी ये प्राकृत संख्याएं भी हैं, और n इज लेस देन इक्वल टू 6। ये देखिए ये अंश जो है आप देख रहे हैं ये 6 के बराबर हैं या 6 से छोटे हैं। और अंत में हम देख लीजिए एक और सवाल बता रहे हैं जो आपका आएगा कि रोस्टर विधि से लिखिए इलाहाबाद शब्द के अक्षरों का समुच्चय। इलाहाबाद शब्द के अक्षरों का समुच्चय, तो क्या करना पड़ता है रोस्टर विधि में, इसके प्रत्येक अक्षर को यहाँ पर कॉमा कॉमा करके लिखना पड़ता है मंझले कोष्ठक के अंदर, रोस्टर विधि में जैसे लिखते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे कि कोई भी अक्षर 2 बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, 2 बार भी लिखेंगे तो वो गिना एक ही बार जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया A, फिर देखो L, और फिर A, कई बार A है लेकिन वो एक ही बार लिखा, फिर H, फिर B, फिर D। याद रखिए कोई भी अक्षर 1 से अधिक बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप उसको 2 या 3 बार भी लिखते हैं तो वो एक ही बार गिना जाएगा। ऐसे आपने प्रत्येक में ध्यान देना है कि किसी अक्षर को 1 से ज़्यादा बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से किसी भी शब्द को आप रोस्टर विधि में इस प्रकार से लिखेंगे। ओके।